हेलो 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 बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तैयारी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। तो अभी ये अराउंड 10th मार्च के आसपास का टाइम है। और जो मई वाले बच्चे हैं तो मेरे ख्याल से कि उन लोगों की सारी रिवीजन वगैरह ऑलमोस्ट एंड दी एंड पॉइंट पे होगी। सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और आप अब इसका फिनिश टच यानी कि फाइनल टच, इसको फाइनल रिवीजन दे रहे हैं। तो भैया इस बात को रिलेट करते हुए मैंने स्पेशली ये जो कुछ सीरीज ऑफ लेक्चर्स है ये डिजाइन की है। ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स में क्या होगा कि हम स्पेशली ऑडिट के एग्जांपल्स एग्जांपल्स नहीं, जो पीछे क्वेश्चंस आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है एज पर द न्यू सिलेबस, वो करेंगे। होता क्या है कि हम लोग 10-15 पेजेस के क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, हमने सारी चीजें मैडम पढ़ ली हैं, सारा फिनिशिंग कर लिया, लेकिन अभी भी ना तो हमें लिखना आया है ना ही हम लिख आंसर करने वाले हैं। हमें क्वेश्चंस पता है कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, पर हमें डाउट है कि हमारे आंसर सही होंगे या नहीं। तो इस सेक्शंस में मैं इस वाले क्लास में या वीडियो में, जो भी आप इसको कहना चाहें, मैं आपको आईसीए के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज चैप्टर कराऊंगी। सो आज जो मैं कराने वाली हूँ वो क्वेश्चन आंसर्स जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे, वो चैप्टर 1 के हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है। तो इसके अंदर आईसीआई के भी इंक्लूड होंगे, केस स्टडी भी इंक्लूड होगी। कई बच्चे सोचेंगे कि मैम क्या जरूरत है, ये तो हमने पढ़ लिया है, सारी चीज कर ली है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको 4 मार्क्स में वो आंसर लिखना है और वो आंसर क्यों आया है, तो अपने आप से सवाल पूछना कि आप कर सकते हैं नहीं। अगर आपका आंसर है कि यस हम कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आपकी तैयारी प्रॉपर है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं 1% भी डाउट हो रहा है कि मैम नहीं, हमें वैसे पता है कि एसए 560 इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होता है, लेकिन उसके अंदर से बीच में से कोई क्वेश्चन पूछ रहे तो हमें समझ नहीं आता कि हम लिखें क्या आए। तो स्पेशली मैंने अभी हैंड पिक किए हैं आईसीए से। ठीक है। वंस हम आईसीए की सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे और ये कंप्लीट आपकी ये जो सीरीज होगी ये अब आपकी फटाफट मार्च के अंदर कंप्लीट होगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस क्लास में ज्वाइन करने से पहले आप लोग, मतलब अब देखने से पहले बस रट्टा नहीं लगाना है कि हाँ ठीक है ये हो गया ये हो गया। स्पेशली अगर रट्टा ही लगाना होता तो ये मेरा क्लास लाने का कोई मकसद ही नहीं होता। क्योंकि आप लोगों की बुक में सब अवेलेबल है। आप पेन पेपर ले आइए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ कि किस तरीके से लिखेंगे, क्या पॉइंट है। तो फटाफट से, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा बकवास हो गई ये सारी चीजें, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का। तो यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, नेचर स्कोप ऑफ द ऑडिट। रीजंस के साथ बताऊंगी लिखना क्या है, क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ आया? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जो आपका फर्स्ट चैप्टर का ऑडिट एंटर के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन जो दे रखा है, थियोरेटिकल क्वेश्चन जिसको आप बोल रहे हैं, व्हाट सो ये क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चा लोग, क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। चूजिंग ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज इन रिलेशन टू द अकाउंटिंग issues is a responsibility of management. Do you agree? Discuss the duty of auditor if any in relation to the accounting policies. इसके अंदर आपसे एक स्टेटमेंट दे रखी है और ये स्टेटमेंट पूछ रखा है कि क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। ठीक है। और आपको क्या करना है, ऑडिटर की ड्यूटी डिस्कस करनी है इन रिलेशन टू द अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है। तो भैया शुरू करते हैं कि ये पूछ क्या रहा है, ड्यूटी कौन सी के ऑडिटर है। ये देखो, सबसे पहले जो आपको आंसर लिखना है ना बच्चा लोग, वो आई थिंक यह क्लियर होगा। तो हम आंसर अब लिखने की कोशिश करते हैं कि सॉल्यूशन इसका क्या लिखेंगे। तो सब बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो रहा है? मतलब यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ। तो आई थिंक सो कि बच्चे लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर दिख रहा है तो मुझे एक बार थम्स अप देखोगे, यस मैम हमें प्रॉपरली विजिबल है। तो यहाँ पे आपको लिखना कैसे है, मैं पहले आपको लिख के दिखा रही हूँ। चूजिंग इज चूजिंग ऑफ एप्रोप्रिएट, आपको स्टार्ट ही ऐसे करना है जैसा स्टेटमेंट में दे रहा है, एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर आप लोगों को ये क्लास मतलब एक्सटेंडमेंट लग रही है तो भैया मैं फटाफट से ऐसे नहीं डिस्कस करना चाहती, क्योंकि एग्जाम खराब नहीं है। तो ये क्लास स्पेशली आपके डिस्कशन के लिए बनाई है। टू अकाउंटिंग इश्यूज। अब देखिए, आपने तो पहले, मैं आपको लिखने का तरीका भी बता रही हूँ, हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगी, फर्स्ट क्वेश्चन में बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, डिस्कस में सारे क्वेश्चन करूंगी। ओके। अकाउंटिंग इश्यूज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट दैट इज करेक्ट।
इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको लिखना क्या है, ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। द रोल ऑफ ऑडिटर, नाउ यहां से द रोल ऑफ ऑडिटर, अगर ये आंसर आपका 4 मार्क्स में आता है तो आप क्या लिखेंगे? ठीक है, मैं सपोज कर रही हूँ 4 मार्क्स का आंसर है या 6 मार्क्स में आता है तो आप क्या लिखेंगे? द रोल ऑफ ऑडिटर लाइज इन इवेलुएटिंग, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, इन इवेलुएटिंग। यहाँ पे अगर आपने ये सारी चीजें ऐसे नहीं लिखी, अपनी टर्मिनोलॉजी में लिखा, देखो 60-40 रेशियो होता है, 60% आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन 40% आपको इंस्टीट्यूट की लैंग्वेजेस यूज करनी पड़ती है। इवेलुएटिंग, सेलेक्टिंग एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन में राइटिंग को और इन सबको अवॉइड करना, कंटेंट पे जाना, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो पहले आपने ये लिखा कि ये मत लिखना, ऐसे नहीं स्टार्ट करना दिस पॉलिसी इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, नो, क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट का आंसर पूछा ही नहीं है। तो भैया आपने लिखा है चूजिंग ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज इन रिलेशन टू द अकाउंटिंग इश्यूज इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। द रोल ऑफ ऑडिटर, भैया अकाउंटिंग पॉलिसीज को चूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। मैंने, मेरी बात को ध्यान रखिए, आप क्या कर रहे हैं? ऑडिट कर रहे हैं। ऑडिट में मैंने बताया था ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट क्या कहते हैं कि भैया ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है, ऑडिटर को इवैल्यूएशन करनी है कि जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने आपको प्रिपेयर करके दी है, उसमें जो अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाई हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगाए हैं, गैप्स लगाए हैं, कुछ भी लगाया है, वो प्रॉपरली है भी या नहीं। तो यही आपको लिखना है। द रोल ऑफ ऑडिटर लाइज टू इवैल्यूएटिंग, सेलेक्टिंग एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब भैया ये 4 मार्क्स में इतना इनफ नहीं है, तो आपको फर्दर यहाँ पे लिखना है following are the scope of, following are the things, you can say that elements, following are the following elements included, following elements included in scope of audit। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपका यहाँ पे स्कोप ऑफ ऑडिट दे रखा है। तो स्कोप ऑफ ऑडिट के जो आपके फर्स्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट है कि आपकी 3 चीजें जो है जो ऑडिट के स्कोप के अंदर लाई करती है, वो तीनों चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज क्या है, याद आया आप लोगों को? फर्स्ट चीज क्या है बेटा? फर्स्ट चीज है कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी। भैया ऑडिटर को देखना है कि अपने ऑडिट के अंदर उसने एंटिटी के सारे, ऑडिट करते टाइम, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते टाइम सारे उसने जो एस्पेक्ट है जो ऑडिट के लिए जरूरी है, रिमेंबर ऑडिट के लिए जरूरी है, उसने कवर किए हैं या नहीं, ये आपको एक्सप्लेन करना है एक एक लाइन में। सेकंड क्या है ऑडिटर को जो चेक करना है? रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी, reliability and sufficiency of financial statement, reliability and sufficiency of financial information। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने यूज की है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आपको ऑडिट करते टाइम एज एन ऑडिटर इट्स योर ड्यूटी, इट्स अंडर योर स्कोप चेक करना है कि वो रिलायबल है भी या नहीं है। थर्ड थिंग चेक क्या करनी है आपको? प्रॉपर डिस्क्लोजर, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का प्रॉपर डिस्क्लोजर। यहाँ आपको 2-2 लाइनों में ये एक्सप्लेन करना है जैसा कि आपको मॉड्यूल में एक्सप्लेन है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। मेरी बात को ध्यान रखना है, इस आंसर में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो यस और नो में आंसर नहीं देना। आपको बताया ऑडिटर का रोल क्या होता है? ऑडिटर का रोल होता है कि इवेलुएट करना, इवेलुएट करना, सेलेक्ट करना, कि देखना कि जो मैनेजमेंट ने है उसने सेलेक्टेड और कंसिस्टेंट एप्लीकेशन की भी है या नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्कोप ऑफ ऑडिट को एक्सप्लेन करना है। जो ऑडिट के स्कोप में एलिमेंट्स आए हैं आपको क्या करना है? उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फर्दर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन आपको उसमें भी आ सकता है। नेक्स्ट आप जो चीज लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? फर्दर एलिमेंट्स डस नॉट कम इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अदर सेंस में पूछा जाए तो आप ये डज नॉट में भी लिख सकते हैं। क्या आप लिख सकते हैं कि ऑडिटर क्या ऑडिटर के एलिमेंट में नहीं आता, क्या स्कोप में नहीं आता जो आउटसाइड
आउटसाइड जो फ्रेम है, आउटसाइड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर है, वो चीजें आप नहीं लिखेंगे भैया। किसका किसके साथ रिलेशन है या किसने किसी के साथ मार पिटाई कर दी कंपनी में, वो तुम्हें उससे क्या, तुम्हें उससे क्या, राइट। दूसरा क्या है, ऑडिटर जो है एक्सपर्ट नहीं होता ऑथेंटिकेशन ऑफ बुक्स का। ठीक है, एक बार पीछे क्वेश्चन आया था कि मैनेजमेंट ने ऑडिटर पे इल्जाम लगा दिया था कि तुमने हमारी बुक को ढंग से चेक नहीं किया। तो यहाँ पे दिस इज विल नॉट कम इन द स्कोप ऑफ ऑडिट के ऑडिटर एक एक्सपर्ट है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से प्रिपेयर हुई है या नहीं हुई है। ही इज नॉट अ एक्सपर्ट। भैया ऑडिट का मतलब क्या होता है, ओनली इवेलुएट करना। तो क्वेश्चंस आपको समझ में आया ये किस तरीके से लिख रहे हैं। तो आपको इस तरीके से लिखना है बेटा, ये 4 मार्क्स में है, 6 मार्क्स में है। आपको इसमें जो फर्स्ट पॉइंट था ये आपने एक्सप्लेन करा, उसके बाद आपको स्कोप ऑफ ऑडिट के वो 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। और फर्दर अगर क्वेश्चन इस सेंस में है तो आपको जो 2 मोर पॉइंट्स है जो ऑडिट के स्कोप में कवर अप नहीं करते, आपको वो भी एक्सप्लेन करने हैं। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? आई होप सो कि सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों को इस तरीके से अब पूरे आंसर्स को बताऊंगी किस तरीके से लिखना है। आगे वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि टेस्ट ऑफ नॉलेज जो क्वेश्चन बेस्ड स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी मैं इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर के डिस्कस कराने वाली हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया या नहीं हो गया? चलिए नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि स्टडी मटेरियल में ही दे रखा है, न्यू स्टडी मटेरियल में दे रखा है। क्या है आपका ये, अश्योरेंस एंगेजमेंट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोन। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अश्योरेंस एंगेजमेंट होते क्या है। 2 मिनट का टाइम लीजिए और मुझे ये बताइए कि अश्योरेंस एंगेजमेंट होते क्या है, क्यों अश्योरेंस एंगेजमेंट को अश्योरेंस एंगेजमेंट्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं कि व्हाट आर द अश्योरेंस एंगेजमेंट। ओके, so assurance engagement are not stricted to the audit of financial statement alone. assurance engagement कभी भी आपका स्ट्रिक्ट ऑडिट इसके अंदर स्ट्रिक्ट नहीं होता। तो भैया यहाँ पे ये स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं बोला, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि व्हाट इज अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो एन एंगेजमेंट आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एन एंगेजमेंट अश्योरेंस एंगेजमेंट को इन विच प्रैक्टिशनर, ऑडिटर नहीं, इन विच प्रैक्टिशनर। जब भी आप एंगेजमेंट, याद रखिए अगर ऑडिटर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिशनर मतलब पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक्सप्रेस अ कंक्लूजन डिजाइंड टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ये आप पूरी प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, पार्टीज। ओके, तो भैया एंगेजमेंट क्या होते हैं, एक एंगेजमेंट जिसके अंदर प्रैक्टिशनर, ठीक है, एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस, एक एंगेजमेंट अश्योरेंस एंगेजमेंट होते हैं जिसमें प्रैक्टिशनर अपना क्या देता है, अपना कंक्लूजन देता है, और उस कंक्लूजन पे जो इंटेंट यूजर है वो प्रॉपर क्या करता है भैया, प्रॉपर क्या करता है, डिग्री यानी कि विश्वास स्थापित करता है, उसको बोला जाता है भैया आपका एंगेजमेंट, अश्योरेंस एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। अब इसके एग्जांपल क्या है बेटा, अश्योरेंस एंगेजमेंट, ये स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट की बात नहीं करा, इसके अंदर आपके एग्जांपल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे क्या है, एश्योरेंस एंगेजमेंट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया ये सिंपल सी बात कह रहा है कि ऑडिट सिर्फ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, ऑडिट ऑफ, सॉरी यहाँ पे लिखिए अश्योरेंस एंगेजमेंट, क्वेश्चन की सेंस में, अश्योरेंस एंगेजमेंट्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, it's also it's also expand to
रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज आप यहाँ पे लिखेंगे रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, SREs, SRE, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके। नाउ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो आपको पता है एग्जांपल्स में, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड थिंग बेटा आप लिखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ एग्जांपल्स, एग्जामिनेशन ऑफ आपका है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिखिए मेरे साथ, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट ऑन कंट्रोल एक्टिविटीज, रिपोर्ट ऑन कंट्रोल एक्टिविटीज, कंट्रोल एक्टिविटीज एट एन ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर ये होगा एट एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपके पास पेन पेंसिल है तो अपनी बुक के मॉड्यूल के अंदर ही लिख लीजिए ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप बुक में देखना चाहते हैं तो ये आपको क्या बोल रहा था ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट एक्सप्लेन करने को बोल रहा था, एग्जाम्पल ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट एक्सप्लेन करने को बोल रहा था। भैया समझ में आया या नहीं आया? अगर अब तक लग रहा है कि कुछ बेनिफिट हो रहा है तो भैया लाइक कर देना, इसको सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो, क्योंकि मैं ऐसे ही हर चैप्टर का लेके आने वाली हूँ, ठीक है। और अच्छे से प्रैक्टिस करना, लिखने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी से बता दो कि क्लियर हो गया या नहीं हो गया। ओके, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, आइए मेरे साथ, ठीक है। पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरे इंक से लिख रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या सोल्यूशन है, एन अश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्व्स अ थ्री पार्टी रिलेशनशिप, एक अश्योरेंस एंगेजमेंट, रिमेंबर मैं आपको स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो एग्जांपल्स है एक अश्योरेंस एंगेजमेंट के, ठीक है। मैं इसको और फर्दर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अश्योरेंस एंगेजमेंट बेटा अगर मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू बताऊं तो अश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर क्या होता है, एसेज आते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटेड आते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट आते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट आते हैं, SQC आता है आपका, स्टैंडर्ड्स ऑन कंट्रोल, स्टैंडर्ड्स ऑन प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल, ये सारी चीज आती है। तो ये जो बड़ा डायग्राम होता है, ये डायग्राम क्या कहता है, आपका अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो आप सिर्फ अपने आप को लिमिट करके मत लिखना, ठीक है। क्लियर हो गया? यस। अब सॉल्यूशन नंबर 3 इसका, एन अश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्व्स अ थ्री पार्टी रिलेशनशिप, तो कौन सी इंश्योरेंस अश्योरेंस एंगेजमेंट की, वो वेन डायग्राम के अंदर सिर्फ स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग की बात नहीं कर रहा है, ये सारी चीजों की बात कर रहा है। एन अश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्व्स अ थ्री पार्टीशिप रिलेशनशिप, कौन कौन सी थ्री पार्टी है? तो आप अश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, उसके बाद क्या दे रखा है, एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट है, वैसे इसके 5-6 पॉइंट है, थ्री पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, ये सारे, लेकिन हमें इसमें से फर्स्ट पॉइंट पूछा गया है जिसका थ्री पार्टीज है। तो थ्री पार्टीज इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है बेटा? फर्स्ट पार्टी कौन सी होती है? प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर कौन सा होता है? प्रैक्टिशनर होता है पीपल हु प्रोवाइड्स द इंश्योरेंस, पर्सन हु प्रोवाइड इंश्योर अश्योरेंस, हु प्रोवाइड अश्योरेंस, ओके, ठीक है। तो प्रैक्टिशनर इज ब्रॉडर देन, याद रखिएगा, प्रैक्टिशनर इज ब्रॉडर देन ऑडिटर, प्रैक्टिशनर इज ब्रॉडर देन ऑडिटर। अगर सिर्फ तुम सिर्फ ऑडिट करते हो तो तुम ऑडिटर हो, लेकिन तुम रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी करते हो, तुम किसी के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम भी चेक करते हो, तो यू आर अ प्रैक्टिशनर। ऑडिटर सिर्फ रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड में जो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है उनको सिर्फ इवेलुएट करता है, उसको बोला जाता है ऑडिटर। डिफरेंस समझ में आया? ओके, सो आपको प्रैक्टिशनर क्या होता है, इसके एक और लाइन लिखेंगे, ऑडिट इज रिलेटेड टू, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, ऑडिट इज ओके, ओके। तो ऑडिट, जो उसमें लिखेंगे, ऑडिट इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, ओके, वेयर एज प्रैक्टिशनर में प्रोवाइड, वेयर एज
मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रही हूँ, प्रैक्टिशनर में प्रोवाइड, ताकि आप लोगों को पता चल जाए और क्लास ज्यादा लंबी ना हो। में प्रोवाइड assurance, not only assurance, not only related to historical financial statement, not only related to historical फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आया? ठीक है, तो फर्स्ट पार्टी समझ में आई, प्रैक्टिशनर। बेटा सेकंड पार्टी कौन सी होती है? सेकंड पार्टी होती है इसकी रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अब रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन सी होती है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी, पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो एक्चुअली बेस प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि मैनेजमेंट, जो कि क्या प्रोवाइड कर रही है आपकी? मैनेजमेंट। और सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर का बेस प्रोवाइड करती है, राइट, बेस सब्जेक्ट मैटर। थर्ड चीज, थर्ड पार्टी कौन सी होती है? इंटेंड यूजर, जिनके लिए ये दोनों पार्टीज काम कर रही हैं। क्या होती है आपकी? इंटेंड यूजर्स। इंटेंड यूजर्स क्या होती है आपका? पर्सन whom assurance report is, for whom the assurance report is prepared. Okay, for whom assurance report is prepared, for whom assurance report is prepared. क्लियर हो गया? समझ में आया? तो ये थ्री पार्टीज आपकी इन्वॉल्व होती है अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो आपको यही सारी चीज इस तरीके से लिखनी है। ओके, सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर के अंदर कुल मिला के आपके 5 क्वेश्चंस हैं, जो कि थियोरेटिकल क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए चार्टेड अकाउंटेंट is specifically asked to check the accounts whether fraud exists, right? So whether fraud exists, state the reason with a one of the example of assurance engagement। आपको इसका वन एग्जांपल दे। ओके, a chartered accountant specifically asked to check accounts whether fraud exists। now specifically asked, उसको जोर देके बोला गया है कि भैया आपको स्पेसिफिकली क्या करना है? चेक करना है। स्टेट द रीजन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो आप इसको बोलेंगे स्टेट विद द रीजन वेदर इट इज एन एग्जांपल ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस। नो, नो इट्स नॉट एन एग्जांपल ऑफ, नो इसका आंसर होगा नो, इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस, बिकॉज उसको स्पेसिफिकली बोला गया है कि आपको फ्रॉड ही चेक करना है। तो ये मैटर किसके अंदर आता है? दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नॉट अ मैटर ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस। भैया क्लियर समझ में आया कि ये क्या है? अगर उसको स्पेसिफिकली आस्क नहीं पूछा जाता, उसको नॉर्मल ऑडिट के लिए दिया जाता, तो आप इसको बोल सकते थे रीजनेबल एश्योरेंस, कि भैया हम अपनी चेकिंग के आधार पर अगर हमें लगा कि फ्रॉड एग्जिस्ट करता है तो हम बता देंगे, अदरवाइज हम नहीं बताएंगे। क्लियर हो गया ये आंसर? तो ये जब स्पेसिफिकली बोला जाए, तो ये स्पेसिफिकली बोले जाने वाले में से क्या होता है? ये आपका investigation. Now, question number 5. An auditor does not provide a reasonable assurance. An auditor does not provide a reasonable absolute assurance. Discuss what is the nature of audit procedure itself. One of the reason due to which audit cannot provide the absolute assurance. तो बेटा one of the reason क्यों absolute assurance नहीं provide करता आपको अच्छे से पता है, because of inherent limitation। तो inherent limitation का जो थर्ड पॉइंट है, ऑडिट कौन सा थर्ड पॉइंट है आपको वो एक्सप्लेन करना है। ऑडिट inherent limitation, not in the audit is not in the nature of, audit is not in the nature of, audit is not in the nature of इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट किसके नेचर में होता है? इन्वेस्टिगेशन के नेचर में। ये इनहेरेंट लिमिटेशन का थर्ड पॉइंट है, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन, दैट हेंस ऑडिटर कैन नॉट obtain absolute assurance that is free from material, absolute assurance नहीं देता। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको चार जो इसके अंदर आपके थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कस किए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट उसमें। तो नेक्स्ट उसमें जब चलेंगे तो क्या हम उसमें से कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो ब्लू लाइन में, ब्लू उसमें आपके बुक में भी दे रखा होगा, मेरे में तो ब्लू में है, आपके में हो सकता है ये स्टडी मटेरियल की केस स्टडीज है, तो हमें ये एक्सप्लेन करनी है। तो फटाफट से बच्चा लोग, आपको अगर समझ में आ रहा है, अब तक समझ में आ गया हो बढ़िया तरीके से, तो मुझे बता देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, तो केस स्टडी 1 करते हैं आपका, टेस्ट योर नॉलेज में केस स्टडी 1।
ये केस स्टडी का ना, लालाजी भाई हैज परचेज्ड shares of company of listed on the national stock exchange. The audited financial statement of the company provides picture of healthy financial performance, having robust turnover, low debt and good profit. वो picture show कर रहा है. On the basis of what he is absolutely satisfied that money invested by him is safe and there is no chance of losing his money. Do audit results and audit reports of the company provide such assurance to the investors like Lalji Bhai? Is the thinking of Lalji Bhai is correct? ठीक है, तो सबसे पहले थिंकिंग ऑफ लालजी भाई इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ऑडिट में फैला ही थी है दैट ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल अश्योरेंस. The audit does not provide a reasonable assurance to any of the intent user, either it's an investor or bank like this. Okay, so आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे? तो इसके आंसर्स में आपको क्या लिखना है ये मैं आपको बताती हूँ. तो इसके आंसर में आपको लिखना है an audit does not provide reasonable assurance, does not provide absolute assurance. Absolute assurance के बारे में पूछा गया था. Absolute assurance to investors in shares. Now you have to write down the reason also regarding their safety of money. Safety of money. Okay. So there are the following reasons. There are following factors. There are following factors. There are following factors which can affect. कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? Then you need to explain and affect. So first one is share prices. Share prices can affect. Okay. और दूसरा क्या है? This is an inherent limitation that audit gives you a reasonable assurance, right? Share prices, market जो है उसको severally affect कर सकता है. So therefore thinking of लालजी भाई इज नॉट करेक्ट. समझ आया? आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करके करना है. ठीक है, नाउ चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. सो व्हाट इज द नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन? गुड्स स्ट्रीट्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस. गुड्स स्ट्रीट इज एंगेज्ड इन द बिजनेस recycling of waste from dumping the ground of municipal corporation from Indore to usable manure. It is in the way also helping to make their own city clean. During the course of audit of Zoha and Zoha, a firm of auditor, it is observed by the auditor that company has received a notice from the Central Bureau of National Green Tribunal for not following certain environmental regulation. Okay, situation समझ में आई कि भैया ऑडिटर्स ने ऑब्जर्व किया कि उनको कोई नोटिस मिला हुआ है ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की तरफ से और उनपे एक हेफ्टी का मतलब होता है बहुत ज्यादा फाइन एंड पेनल्टी लगी हुई है. हेफ्टी का मतलब होता है बहुत ज्यादा फाइन एंड पेनल्टी. द कंपनी इज येट टू रिप्लाई. अभी तक कंपनी ने रिप्लाई नहीं किया. फाइन लग गई, कंपनी ने रिप्लाई नहीं किया. द ऑडिटर पॉइंट आउट द सम स्टेटेड नोट्स टू अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल. तो बेटा मैंने आपको ये बात बताई थी कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग में जो मैनेजमेंट को देना पड़ता है और ऑडिटर को इवैल्यूएट करना पड़ता है. जरूरी नहीं है कि जो फाइनेंशियल डाटा रिलेटेड है आप उसमें ही डिस्क्लोजर दें. डिस्क्लोजर में आपको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इन्फॉर्मेशन देनी होती है. ये नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है भैया, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज में उनको हेफ्टी फाइन देना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन क्या कह रहा था कंपनी पॉइंट आउट. लेकिन जब ऑडिटर्स ने ये बात कंपनी को बताई तो कंपनी बोल रही है कि ये मेरे आपके स्कोप में नहीं है. इट्स नॉट इन योर ऑडिट स्कोप. सो ये किसके स्कोप में है? तो इसके अंदर आपको आंसर क्या दे रखा है? प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द स्कोप ऑफ ऑडिट. जब मैं प्रॉपर डिस्क्लोजर की बात कर रही हूँ तो प्रॉपर डिस्क्लोजर आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे कि ये कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या इफेक्ट होगा. क्लियर हो गया या नहीं हो गया? तो स्कोप ऑफ ऑडिट में ये था जो आपका जो हमने पहले पढ़ा था कि स्कोप ऑफ ऑडिट में प्रॉपर डिस्क्लोजर जो थर्ड पॉइंट था
एलिमेंट दैट फॉल्स अंडर द स्कोप ऑफ ऑडिट, वो थर्ड पॉइंट इसके अंदर आपको लिखना जरूरी होगा। अंडरस्टैंड्स और नॉट, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब जो इसका नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। अब तक समझ आ रहा है? यस। नाउ द नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग? ए ह्यूज फायर A huge fire broke out in the Noida plant of KT Limited. Plant assets comprising the building machinery and other inventories were insured from the branch of public sector insurance company. Okay. Apart from the insurance survivor, it was deputed assessing loss. The regional officers of insurance PSU was appointed a CA for verification of accounts, financial records of the company, and circumstances surrounding the loss. He is also requested to submit an early report. Would the report by CA in the nature of audit report? क्या ये ऑडिट ऑफ नेचर रिपोर्ट है? ठीक है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, आपने सबसे पहले तो की पॉइंट पकड़ो, इन्होंने सीए को जो अपॉइंट किया है वो किसके लिए किया है? वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स एंड ऑडिट ऑफ, ओके, और वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स एंड ऑडिटर एंड सर्कमस्टांसेस। तो ये क्या है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर? अगर आप सीए को कोई वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ ऑडिटर्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के लिए अपॉइंट करते हैं तो वो ऑडिट के नेचर में नहीं आता। ऑडिट क्या होता है कि उसको इवेल्युएट करना है। लेकिन जब भी आप किसी पर्टिकुलर सीए को वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल टैक्स पर्पस इसके लिए एम्प्लॉय करते हो तो वो मैनेजमेंट सर्विसेज में आता है। कौन से सर्विसेज में आता है? मैनेजमेंट सर्विसेज में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? अपॉइंटमेंट ऑफ सीए फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड सर्कमस्टांसेस स्पेसिफिकली फॉर द रिक्वायरमेंट टू स्पेसिफिकली इन्होंने अपॉइंट किया है कि रीजन करना है कि लॉस का रीजन क्या है। ठीक है, इंश्योरेंस। सो दिस इज इट इज एन इन्वेस्टिगेशन। ये एक इन्वेस्टिगेशन है, ये नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि ऑडिटर को स्पेसिफिकली उसके लिए अपॉइंट किया गया है, उनको रिपोर्ट बना के देनी है। ठीक है, और वो रिपोर्ट वो इंश्योरेंस कंपनी को देंगे। तो दिस इज इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज, ओके, एंड नॉट इन द ऑडिट। ऑडिट में नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड? क्लियर हो गया या नहीं हो गया? नाउ द नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका मतलब जो केस स्टडी बेस्ड है। केस स्टडी क्या कहती है बेटा? जीवा प्रोडक्ट इज अ पार्टनरशिप। Ziva product is a partnership firms engage trading and desired dresses. The firm has appointment JJ Chartered Accountant to her audit of their account. Okay. The auditor was satisfied with the control system of the firm carried out by the required procedure and necessary verification. In particular, they carried out the sample checking of purchases. वो satisfied है उनके control system पे, but उन्होंने कुछ sample checking करी, GST approved करा. They were satisfied with the audit evidences contained in the part of audit exercise. They are satisfied. The audit report was submitted to the firm, giving an opinion that the financial statement reflected true and fair view of the firm. However, अब तक सब सही चल रहा था. However, later on it was discovered that purchase manager is responsible for procuring dresses from one location who were booking fake purchases for small values. तो बाद में जाके ये पता चला कि जो परचेज मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसने कुछ फेक ड्रेसेस की बुक की है, फेक एथिकल अनएथिकल प्रैक्टिस की है. द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, नाउ वही क्वेश्चन आ गया, द पार्टनर ऑफ द फर्म इज ब्लेम द ऑडिटर फॉर फ्यूटिल एंड एक्सरसाइज. फ्यूटिल का मतलब होता है कि आपने ऐसी कहते हैं ना, हम बेकार सी अपनी ऑडिट एक्सरसाइज की है, वो उसने उनको मतलब ब्लेम किया ऑडिटर्स को. ठीक है, तो नाउ व्हाट इज द रिव्यू फॉर दिस? ये पहले बताओ तो ये किसका एग्जांपल है बेटा? दिस इज अ एग्जांपल ऑफ व्हाट? फ्रॉड का है? नहीं, ये एग्जांपल है आपका इंटरनल कंट्रोल फेलियर का. भैया परचेज मैनेजर था तो कंपनी का खुद ही इंटरनल कंट्रोल वीक है. ठीक है, इंटरनल कंट्रोल क्या था? डिजाइन एंड पॉलिसीज ऑपरेट्स इन द फर्म, राइट? द इंटरनल कंट्रोल्स हैज नॉट ऑपरेटेड ड्यू टू कोलिजन बिटवीन एम्प्लॉयज एज अ लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल. तो आपको इसमें क्या लिखना है भैया? इंटरनल कंट्रोल की एक खुद की ही लिमिटेशन होती है कि अगर एम्प्लॉयज के अंदर, यहाँ पे देखेंगे कि वो खुद ही एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट एक दूसरे से मतलब कुछ कोलिजन हुआ है, इसलिए ये चीज हुई है. ठीक है, द ऑडिटर हैज, तो जो ऑडिटर को दिखाया गया, जो ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस दिए गए, ऑडिटर ने उस पर बिलीव किया. ठीक है, और उस पर बिलीव करके ऑडिटर ने अपना पूरा डिसीजन दिया. सो दिस इज द इसमें क्या लिखना है? दिस इज द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल दैट देयर इज अ कोलिजन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. हेंस ऑडिटर रिलायड ऑन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. ओके, सो तो आंसर है आपका, तो पार्टनर्स आर नॉट करेक्ट ऑन देयर पार्ट because there is also inherent limitation of audit that it will give you the only the
रीजनेबल अश्योरेंस। समझ में आया? पूरी केस स्टडी समझ में आई? केस स्टडी क्या कह रहे थे? तो इसके अंदर मैनेजमेंट जो है वो ऑडिटर को मतलब बिलीव ऑडिटर को इल्जाम नहीं लगा सकता कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, क्योंकि भैया जो आपने प्रोवाइड किए थे वो सारी चीज तो उस सारी चीज से तो प्रूफ हो रहा था ना कि बिल्कुल सही इंटरनल कंट्रोल है, और बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन इट एग्जिस्ट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग 6 और करेंगे हम अपनी। CP Babu is concluded the audit of financial statement of Quirky Bio Limited. Okay. He is not unable to obtain the external confirmation, वो external confirmation from certain data due to practical difficulties, वो नहीं कर पाए. How such procedures mandated under one of the standards on auditing? One of the standards on auditing में ये practice involve है कि भैया उसको external confirmation देनी है. Unable to obtain external confirmation from the debtors, he relied upon the sale invoices उसने किया. He was satisfied, reasonably satisfied with the audit. There is a reporting duty under him, not providing mandate procedure. तो भैया क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उसने ना वो अनेबल, ही इज नॉट टेबल, उसने किया नहीं, वो कर नहीं पाया, उसने प्रयास किया था, कर नहीं पाया, लेकिन एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिसीव नहीं कर पाया। तो भैया ये क्या स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का उसने मतलब क्या किया है, अंडर कंप्लायंस किया है या नहीं? तो इसका आंसर है कि अगर कोई ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंसेस वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिसीव नहीं कर पाता, या स्टैंडर्ड ऑडिटिंग कहते हैं, तो उसको अल्टरनेटिव प्रोसीजर अप्लाई करने पड़ेंगे, राइट? उसने इसके अंदर अप्लाई किए हैं, लेकिन ही हैज टू रिपोर्ट, ही हैज टू मेंशन इन हिज रिपोर्ट दैट ही बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजन ही इज डिपार्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑप्टेशन। ओके, सो लेकिन उसने अल्टरनेटिव प्रोसीजर किए हैं इसको कोप अप करने के लिए, तो उसको मतलब अगर वो नहीं कर पाया, डिपार्ट किया है, तो उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। सो इज रिक्वायर्ड टू, तो आंसर इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट। सो आंसर क्या लिखोगे आप इसका? ही इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट हाउ अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, हाउ अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म टू अचीव द रिक्वायर्ड, जो उसने अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं वो उसको लिखना पड़ेगा, और अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उसको अटेंशन प्रो करना पड़ेगा कि यस मैंने फर्दर एविडेंसेस के काम किए हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आज जो क्वेश्चन, आज जो मैंने क्वेश्चन सीरीज कवर की है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट क्वेश्चन का नाम चेंज हो सकता है, सारी चीजें, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आया और मैंने प्रयास किया कि आप किस तरीके से लिखें वो भी आता है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आंसर्स गिवन है, लेकिन वो हिंट गिवन है, प्रॉपरली वही आंसर आप लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चंस का समझना बहुत जरूरी होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना, थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाएगी कि आपको इस क्लास से बेनिफिट हुआ या नहीं, आप समझे या नहीं। अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं इसमें और एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगी कि मैं और सारी चीजें भी आपको करवा सकूं, और चैप्टर्स कवर करा सकूं, और क्वेश्चन लेके आ सकूं। अगर मुझे कोई कमेंट नहीं मिलता है तो आई थिंक सो कि नहीं, ओके ओके है, ठीक है, जैसा चल रहा है मैं अपने प्रोसीजर्स को वैसे ही लेके चलूं, राइट? तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए या फिर आपको एडवांस है तो यू जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ओके, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस चैनल, और इसको आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस।